जो टॉपिक है ये काफ़ी अहम है ज़ैबतीस पर। और अभी कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ हाल ही में इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है जिसके ऊपर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिल सकता है और आपको ज़ैबतीस का पता भी चल सकता है कि ज़ैबतीस हमल में इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो ये आज हम पूरा जो है सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले जो मैं आपको बताती जाऊँ कि ज़ैबतीस होता क्या है। जब खून में और पेशाब में, खून में या फिर पेशाब में जब शुगर मौजूद होना शुरू होती है तो ये ज़ैबतीस की अलामत होती है। तो ये एक मेटाबॉलिक बीमारियों का के उसी एक ग्रुप से इसका भी ताल्लुक़ है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक की बीमारी है। तो इसका भी जो ताल्लुक़ है वो एक मेटाबॉलिक जो बीमारी के ग्रुप से ही इसको हम उसका ताल्लुक़ उसके साथ करेंगे। तो ये जो ये खून में शुगर, इंसुलिन के अखराज या अफ़आल की ख़राबी की वजह से होती है। ठीक है, मतलब जब पैंक्रियास जो है वो और या लबलबा जो है वो इंसुलिन को बहुत कम बढ़ा रहा होता है, नॉर्मल नहीं उसको रिलीज़ कर रहा, बहुत ज़्यादा या कमी या बेशी हो रही होती है। तो ना तो बहुत ज़्यादा ठीक होना रिलीज़ होना सही है और ना बहुत कम रिलीज़ होना सही है। नॉर्मल मकदार में जो अखराज है वो बेहतर है। तो निशानियाँ और अलामात में इसके क्या आती हैं वो आप सबको ही पता ही है। लेकिन ये कि मैं अभी कुछ इसको दोबारा से आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इनके पॉलीडिसिया होता है और फिर पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। पेशाब जो है वो पोलीयूरिया बहुत ज़्यादा होता है कि अभी मरीज़ आके बैठा है, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उसको ऐसे जाना पड़ रहा है। रात को भी बहुत अफोर्ड कर उसको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। या फिर बग़ैर वजह के, कोई वजह नहीं होती, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, वज़न एकदम से क्या हो जाना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो ये वो निशानियां हैं, एक ख़तरे की घंटी होती है कि ये हो सकता है, डायबिटिक हो सकती है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब होता है कम होना, तो हाइपो का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसमें क्या है, ग्लूकोज़ की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में क्या कम हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, 2.2 मिली मोल फ़ी लीटर से कम हो जाना। तो ये क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो इसमें क्या फ़ौरी तौर पर हम कर सकते हैं, इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ शुगर को रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई ना कोई मीठी चीज़ जो है वो मरीज़ को देनी पड़ती है। फिर या फिर उसको फ़ौरी तौर पर कोई भी 25% ग्लूकोज़ का एम्पल दिया जाता है। तो यानी कि इसको मैनेज करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी होता है। और फिर आ जाता है दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कि उसका नाम ही हाइपर है। तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया में ये होता है कि शुगर की बहुत ज़्यादा जो मिकदार है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें ये कि ये इंसुलिन की कमी या हार्मोन की ऊंची मिकदार की वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें जो इंसुलिन के अखराज की सरगर्मियों को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो उस सूरत में क्या हो सकता है, हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। तो हाइपर ग्लाइसीमिया भी बहुत डेंजरस है, इसको भी फौरी तौर पर फिर ये कि इंसुलिन या मेडिसिन दे के जो है उसको हम कवर कर सकते हैं। फिर इसके अब आ जाएंगे टाइप्स, थोड़ा हम टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप इसकी जो है वो 2 टाइप हैं, एक है जो है डीएम टाइप 1 और एक है डीएम टाइप 2। तो डीएम जो टाइप 1 है ये ज़्यादातर जो होती है ये क्या होती है, ये बच्चों में और नौजवानों में पाई जाती है। तो इसमें या तो इंसुलिन बनती नहीं है या फिर बनती है लेकिन कम मिकदार में। तो अगर इसको फ़ौरी तौर पर इंसुलिन ना मरीज़ों को दी जाए तो उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस वजह से इसमें इंसुलिन ही उसकी ट्रीटमेंट होती है। और फिर जो टाइप 2 है ये ज़्यादातर दरमियानी एज के और बड़ी एज के लोगों में होती है।
तो ये जो टाइप है इसमें इंसुलिन बनती है लेकिन कम मिकदार में। तो ये टैबलेट से जो है हम कवर कर सकते हैं। टैबलेट जैसे कि पहले डायनॉल देते थे, सेटामेट आजकल दी जा रही है, एमराल दी जा रही है, और फिर ग्लूकोफेज, ये बहुत सारी जो टैबलेट्स हैं जो जिनसे ये इसको कवर किया जा सकता है टाइप 2 को। और ये टाइप 2 को जो मतलब ये है स्टार्टिंग में इसको डाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके ही इसको हम जो है वो कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो किन लोगों में ज़्यादा इसके ख़तरात होते हैं, तो ये दोनों इकसाम जो हैं, ये ज़ैबतीस जो है ये विरासत में मिलती है, क्योंकि ये हार्मोनल ग्रुप से है। तो हार्मोन ज़ाहिर बात है जब एक विरासत में माँ बाप को है तो फिर आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद है हमल के दौरान होने वाली ज़ैबतीस क्या होती है। हमल के दौरान जो होने वाली ज़ैबतीस है वो गैस्ट्रेशनल ज़ैबतीस कहलाती है। इसमें जो है हमल के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो औरत क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे अमूमन 3rd ट्राइमेस्टर में जो है शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये गैस्ट्रेशनल होती है, डाइट से कंट्रोल हो जाती है। और ये जैसे ही मतलब डिलीवरी होगी तो ये उसके फ़ौरी तौर पर उसके बाद ये ख़त्म भी हो जाती है। तो ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो है ये हमल के जैसे हमल की मुद्दत पूरी हो जाएगी, बेबी डिलीवर हो जाएगा तो ये बाद में ख़त्म भी हो सकती है। और हमल के दौरान जो ज़ैबतीस की तशख़ीस है वो हम किस तरीके से हम हमल के दौरान जो है ज़ैबतीस की तशख़ीस कर सकते हैं। तो हमल के दौरान ज़ैबतीस की तशख़ीस जो है वो हम टेस्ट करवा के उसकी साइन सिम्टम से मतलब हिस्ट्री लेके हिस्ट्री टेकिंग के ज़रिए से हम उसको पता करा सकते हैं। या फिर अब जब हिस्ट्री हम लेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। अगर किसी औरत को पिछले हमल में भी ज़ैबतीस हुई है तो इसका मतलब है कि ये उसके ऊपर काफ़ी रिस्क फैक्टर है कि अभी भी उसको हो सकता है, या बग़ैर वजह के मुर्दा बच्चे की पैदाइश, यानी कि औरत ने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल भी रखा था लास्ट प्रेगनेंसी में, कोई डाइट भी ऐसी नहीं ली, लेकिन जो है फिर भी उसको जो है वो या कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ लेकिन मुर्दा बच्चा उसका पैदा हुआ, तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर औरत को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। औरत जब आपके पास एंटीनेटल के लिए एक हामला औरत आती है तो वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये भी एक अलर्टिंग साइन होता है। और फिर जब आप औरत का मायना करते हैं, कुछ औरतें ये बताती हैं कि उनको वजाइनल डिस्चार्ज, ईचिंग और रैशेज़ है, तो जब आप देखते हैं मायना करते हैं तो आपको वहाँ पे रैशेज़ और ईची स्किन और फंगस सा ये महसूस होगा, यानी कि इन्फेक्शन किसी भी जो मेडिसिन्स होती हैं उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर एक अलर्टिंग टाइम होता है, इस पर आप अलर्ट हो जाएं कि इसका टेस्ट करवाया जाए, बाकायदा तौर से पता कराया जाए। और फिर अगर औरत बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, बहुत ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा है, तब भी ये ख़तरे की बात हो सकती है। और या औरत शिकायत करती है कि कोई ज़ख़म हो गया और वो ज़ख़म नहीं भर रहे, तो तब भी ये ख़तरे की बात है। या और फिर आप जब मायना करेंगे तो हाइट ऑफ फंडस जो है उसके मंथ से उसके वीक से बहुत बड़ी होगी, तो यूट्रस का साइज़ हमल की मुद्दत से बहुत ज़्यादा बड़ा होना जो ये भी एक बड़ा अलर्टिंग साइन होता है आपके लिए। फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो आपको फिर पहले तो अगर अभी कंफर्म नहीं है तो आपको बड़ा लग रहा है तो आप टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है कि वो ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से बड़ा साइज़ हो सकता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको शुगर का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है कि अब जो है ये शुगर का टेस्ट करवाया जाए ताकि पता चल सके कि क्या वजूहात हैं कि ये औरत का हाइट ऑफ फंडस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। या तो ये फिर उसके बाद हम इसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं, HbA1c करवा सकते हैं। HbA1c 6.5 जो होता है ये कंट्रोल होता है अगर इससे बढ़ के आ रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो है वो 5.5 ही होना चाहिए। लेकिन अगर 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि औरत जो है वो डायबिटीज़ है।
तो इसके फिर अब देखभाल के इक़दाम हम क्या करेंगे, जब ज़ैबिटिस की तशख़ीस हो जाए, जब आपने ये सब कुछ कर लिया, हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री टेकिंग हुई, टेस्ट हो गए, तो जब अब आपको पता चल गया कि ये पेशेंट जो है ये ज़ैबिटिस है इसको, तो अब आप इस पर क्या करेंगे, आप उसको डाइट प्लान ऐसा मेंटेन करके देंगे कि आपने ऐसे इतनी इतनी कैलोरीज इतने इतने टाइम में लेनी है। तो उसको ये नहीं कहना कि आपने कम खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़रूरत है, आप उसको डिवाइड कर देंगे 6 मील में कि थोड़ा थोड़ा लेना है लेकिन लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मतलब वो कम करके उसकी रिप्लेसमेंट पे कुछ और चीज़ें दें, फ्रूट वेजिटेबल्स और वाटर इनटेक इनका जो है वो बढ़ा दिया जाएगा इस्तेमाल। और जो है फ्रूट्स भी वो दिए जाएंगे जिनमें थोड़ी चिकनाई की मिठास जो है वो कम है। वैसे जो नेचुरल मिठास है वो इतनी डेंजरस नहीं होती, बजाय कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें जो है लेना नुकसानदेह होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकरीज़ की सब चीज़ें ये बंद करवानी पड़ेंगी। अच्छा, अब जो है वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस, इससे मतलब ये इसके जो है अब पढ़ने हमने ख़तरनाक अवामल क्या क्या है। ख़तरनाक अवामल में माँ की उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा होना, यानी कि 30 साल से ज़्यादा है अगर माँ की उम्र, तो ये एक ख़तरनाक अवामल है। ख़ानदान में ज़ैबिटिस की हिस्ट्री होना ये एक ख़तरनाक अवामल है। हामला औरत को ज़ैबिटिस होना ही एक जो है ये ख़तरनाक अवामल है। पिछले हमल में पेचीदगी होना, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होना पिछले हमल में भी, यानी कि बच्चा माइक्रोसोमिया में ये कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा होना, तकरीबन ये 9 पाउंड से ज़्यादा होना ये ख़तरनाक है। अगर पिछला बच्चा भी इसका 9 पाउंड से ज़्यादा था तो इसका मतलब है कि ये ख़तरनाक बात थी। या 4000 ग्राम होना बच्चे का वज़न, ये भी मतलब ये ख़तरनाक है। या मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई हो, ये भी ख़तरनाक पॉइंट था। या बार बार अबॉर्शंस हुए हों, ये भी एक ख़तरनाक अवामिल है। प्री क्लैम्शिया होना, पॉलीहाइड्रेमेसिस का होना, मोटापा होना, हाइपरटेंशन होना, ये सारे क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बार बार पेशाब का आना और बार बार फिर पेशाब के वो वजह मतलब इन्फेक्शन का भी होना, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे कि हमल में या वैसे ज़ैबिटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसमें जो है वो दिल की बीमारियां हो सकती हैं, शरीयानों की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि नेफ्रोपैथी और आँखों का अंधापन जैसे कि रेटिनोपैथी, रगों का जो है वो रगों की तकलीफ़ न्यूरोपैथी, यानी रगों को नुकसान पहुंचता है तो न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर हाइपरटेंशन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। प्री इक्लेम्शिया, अगर स्टार्टिंग में ही डायबिटीज़ हो गई है तो फिर प्री इक्लेम्शिया पेशेंट हो सकती है। फिर और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर औरत डायबिटीज़ है तो उसका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। फिर फीटल माइक्रोसोमिया, यानी कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा होना, और फिर ये अरकान का होना, और फिर ये कि प्री टर्म बेबी का पैदा हो जाना वक़्त से पहले, यानी कि बच्चे का पैदा हो जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, ये सब जो हैं ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमल में देखभाल क्या है, वो किस तरीके से करनी चाहिए। पहली तो जैसे मैं अभी पहले भी आपसे ये डिस्कस किया कि शक्कर की मिकदार जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। तो जो आर्टिफिशियल है शक्कर मतलब मीठा, उसको कम से कम मतलब उसको तो बायकॉट कर दें, बस सिर्फ नेचुरल जो स्वीटनेस है वो आप ले सकते हैं। तो फिर उसमें बाद है ज़ैबिटिस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना ज़ैबिटिस को हम प्रेगनेंसी में ये मॉनिटरिंग उसकी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि डेली जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई आ रही है तो फिर डेली एक दफ़ा फास्टिंग में और एक दफ़ा रैंडम में शुगर का चेक होना और उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है।
और बच्चे की जो फीटल की जो हार्ट बीट है वो सुनना बहुत ज़रूरी है। माँ के वाइटल साइंस चेक करना और उनको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कैलोरीज़ का चार्ट बना के देना बहुत ज़रूरी है। हर विज़िट पर वजाइना का एग्ज़ामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है कि कोई इन्फेक्शन की अलामत तो मौजूद नहीं है। और अल्ट्रासाउंड का करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप बच्चे के वज़न का तयन कर सकते हैं कि बच्चे का वज़न कितना है। और औरत का ये कि साइन सिम्टम्स उसको अगर कोई आ रहे हैं तो उसका मतलब औरत को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको लगे कि ठंडे पसीने आ रहे हैं और उसने ग्लूकोज़ लेवल जब घर पे अगर चेक किया तो कम आ रही है, तो उसको फ़ौरी तौर पर ये हमें गाइडेंस देनी कि वो अच्छे तरीके से अपनी डाइट मतलब फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई मीठी चीज़ ले ले, ताकि जो उसको फ़ौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए और उसके बाद फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास आ जाए। तो ये आज जो है हमारा ज़ैबतीस का काफ़ी लेंदी ये जो चैप्टर है, लेकिन ये कि ये आज पूरा चैप्टर जो है ये आज हमारा क्लियर हो गया। तो यकीनन आपको काफ़ी इससे हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी हो, कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।